गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इसी लाइव लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आप सभी कमेंट में बताएं कैसे हैं। हाँ, आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और इसमें हम जो क्वेश्चन किए थे अपने कूलाम के नियम तक कर लिए थे। अब उससे आगे क्वेश्चन करेंगे कि उससे आगे क्वेश्चन अपने कौन कौन से, ठीक है। तो अच्छे से अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप प्रत्येक लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। यदि वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में समानता पढ़ेंगे और असमानता पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बीच में क्या क्या समानता होती हैं, क्या क्या असमानता होती हैं, ये चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहले हम ये लेते हैं इनकी समानताएं, कि इन दोनों बलों के बीच में समानताएं कौन कौन सी होती है। और गुरुत्वाकर्षण बल तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है, जो ग्रेविटी के कारण लगता है, ठीक है। और स्थिर विद्युत बल जो करंट के कारण लगता है। तो अब इनके बीच में समानता और असमानता देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ें देख रहे हैं वो समानता देख रहे हैं। और समानताओं में इसमें जो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा कि जो दोनों नियम होते हैं ना, ये दोनों बल कैसे होते हैं, व्युत्क्रम वक्र के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ये दोनों बल व्युत्क्रम वक्र के नियम का पालन करते हैं, ओके। सेकंड शर्त क्या होगी इसकी में समानता है, ये दोनों बल व्युत्क्रम वक्र के नियम का पालन करते हैं। तो ये दोनों बल कैसे होते हैं, संरक्षी होते हैं, ठीक है। ये दोनों बल संरक्षी बल हैं। तीसरा, जो दोनों बल लगते हैं ना वो केंद्रीय की ओर लगते हैं, इसलिए इन दोनों बलों को अपन केंद्रीय बल भी कहते हैं, केंद्रीय बल, ठीक है। तो ये दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, ये दोनों बल केंद्रीय बल होती हैं। फोर्थ, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल ये दोनों हैं, ये क्या होते हैं, वायु या निर्वात में भी कार्य करते हैं। वायु या निर्वात, ये दोनों ही बल ऐसे हैं जो वायु और निर्वात में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। पांचवा है, ठीक है, पांचवा इसकी समानता वो है, क्या सी है, इन दोनों की चार समानता क्लियर होंगी। इसके बाद पांचवी है कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, ठीक। कौन से, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनकी क्या है, 5 समानताएं। तो पहली समानता क्या है, ये व्युत्क्रम वक्र के नियम का पालन करते हैं। ये दोनों बल संरक्षी बल होते हैं, ये दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं, ये दोनों बल वायु निर्वात में कार्य करते हैं, ये दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी समानता थी। अब इसके बाद चलते हैं इसकी असमानताओं की तरफ कि इसकी असमानता क्या कहूँगी, ठीक है। और असमानताओं की कहते हैं आपका अंतर, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर जो पढ़ने वाले हैं जो क्या अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, असमानताएं, कि इनके बीच में असमानताएं क्या क्या होंगी, ठीक है। अच्छे से समझना, ठीक है। तो असमानता क्या क्या होंगी, फर्स्ट, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी कि ये वाला बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल ओनली आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि जो स्थिर विद्युत बल होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। जबकि स्थिर विद्युत बल होता है वो कैसा होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये है। सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है इसका, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। सेकंड है इसका, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी माध्यमों में समान होता है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है, सभी माध्यम में समान होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी माध्यमों में समान होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल का मान सभी माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग माध्यमों में कैसा होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होगा, ठीक है। तो सिंपली आप इस प्रकार से इसे भी याद कर सकते हो क्या, कि सभी माध्यम गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी माध्यमों में समान होता है, जबकि स्थिर विद्युत बल का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। आई बात समझ में।
इसके बाद थर्ड पे चर्चा कर लेते हैं कि इसमें थर्ड असमानताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो 2 असमानताएं आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्तर विद्युत बल में अंतर लिखिए या समानता लिखिए या असमानता लिखिए। इस प्रकार से सिंपली इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है, शांतिपूर्वक आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो सिंपली आपको जैसे मैं लिखा रहा हूँ वैसे का वैसा लिखना है, बट इस प्रकार से नहीं लिखना। ठीक है, आपको सिंपली इसमें यही लिखना है कि ये दोनों बल व्युत्क्रम वक्र के नियमों का पालन करते हैं, ये दोनों बल संरक्षीय बल होते हैं, ये दोनों बल केंद्रीय बल होते हैं, ये दोनों बल वायु निर्वात में कार्य करते हैं, ये दोनों बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और असमानता पूछ लिया जाए तो असमानता में आप लिखोगे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है, जबकि स्तर विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। ठीक है, असमानता दूसरी क्या लिखोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान सभी माध्यमों में समान होता है, जबकि स्तर विद्युत बल का मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये को लिखोगे क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता है। कैसा होता है, कमजोर होता है, जबकि स्तर विद्युत बल मजबूत होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, कमजोर होता है, और स्तर विद्युत बल ठीक है कमजोर नहीं होता है, या कह सकते हैं मजबूत होता है। ठीक है, इस प्रकार से, या सिंपली आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल स्थित विद्युत बल की तुलना में बहुत कमजोर होता है, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो जैसे कि स्तर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत ताकतवर या मजबूत होता है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सभी से आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जुड़ चुके हो तो समझ लो बहुत अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसकी जो इतनी बड़ी परिभाषा लिखने में बहुत सारा टाइम जाएगा, और 1-2 क्वेश्चनों में आपकी वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी इस लाइव लेक्चर का, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस लाइव लेक्चर में ऐसे पढ़ाने से। ठीक है, तो अच्छा पढ़ो। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 1 या 2 दिन में सभी नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर पे, सेकंड पे, थर्ड पे भी। ठीक है, तो आप घबराना है, और वीडियो के लास्ट में आपको इसका जो पासवर्ड है वो मिल जाता है। ठीक है, तो साथ में वीडियो को एंड तक देखो, और इसका जो पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके पासवर्ड को डाल के आपकी PDF है वो खुल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अपनी तैयारी को आप रेडी कर सकते हो। चाहे तो वैसे जो मैं बोल रहा हूँ वैसे भी आप अपनी फेयर नोट्स तुरंत बना सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आई बात समझें। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है हमारा विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया है उसका इसका। तो इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है हमारा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। कौन सा पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छे से सीखना सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है जिसे फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स में यदि आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आप समझ लो काफ़ी सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, यदि आपने मेरे बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डाले हैं वो नहीं देखे हैं तो आप फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आओगे। आगे जो अच्छी न अच्छी स्थिति इसमें करने वाले हैं और उन क्वेश्चनों में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लें जो बेसिक मैथमेटिक्स टूल करके मैंने डाली हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं वो है इसमें विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र। अब क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी अगर पढ़ाए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाए तो समझ लो किसे कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, एक आवेश है, कोई भी आवेश रखा है यहाँ पर। ठीक है, मान लो प्लस क्यू आवेश रखा है, तो ये आवेश क्या करेगा, अपना एक क्षेत्र निर्गत करेगा। ठीक है, क्या क्षेत्र करेगा, यानी इसके किसी ना कुछ तो क्षेत्र होगा जहाँ तक आवेश को अपन प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि अनुभव करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एक क्षेत्र होगा। इस प्रकार से मान लीजिए क्या इसका एक क्षेत्र है। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम ही आपने पढ़ा था, क्या था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अपनी क्लास चल रही है। ठीक है, प्रॉपरली हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रही है, इसलिए इसे इंग्लिश में भी याद रखना, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है,
अब इलेक्ट्रिक और चार्जिंग के ऊपर अपन ने काफ़ी सारी चर्चा की ली है। अब जो चर्चा कर रहे हैं वो फील्ड पे कर रहे हैं, यानी कि क्षेत्रफल पर। तो अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, बिंदु आवेश। ये कैसा होता है, आवेश बिंदु आवेश होता है। ठीक है, या कह सकते हैं किसी परीक्षण आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सके उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझो, नहीं है जो समझो कि बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके बल का अनुभव किया जाता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। नई बात समझ में आई। तो एक बात अच्छे से समझो कि मान के चलो आप इस लाइव लेक्चर को देख रहे हो और जितने लोगों के पास आपने इस वीडियो को शेयर किया है वो क्या हो गया, मेरा एक क्षेत्र हो गया कि इतने लोगों के पास इस वीडियो को पहुंच गई। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। तो जितने लोगों ने देखी है वो एक क्षेत्र हो जाएगा, वो क्षेत्र हो जाता है सीमित। ठीक है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो एक कमरा है और उस कमरे में आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ठीक है, तो जितने भी मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक मेरा एक क्षेत्र हो जाएगा जो बोलने का क्षेत्र होगा। तो इसी प्रकार से एक आवेश है, तो इस आवेश के चारों ओर क्या होगा, उसका क्षेत्र होगा जहाँ तक जो अपने बल का क्या करेगा, अनुभव करेगा। ठीक है, और वो बल कैसा होता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो इसीलिए अपन क्या कहेंगे, बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके बल का अनुभव किया जाता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो थोड़ा सा इसके बाद चलते हैं। इसके बाद पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप सभी को अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसा एक सब्जेक्ट है, ऐसा एक क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन में आपको यूज होने को मिलेगा। बिना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आप इस क्वेश्चन को या इस लेक्चर को क्या, इस चैप्टर को नहीं करने वाले। इसके नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें जो चैप्टर चलेगा उसमें भी आप नहीं करोगे। सेकंड चैप्टर ना फर्स्ट चैप्टर, कौन से भी चैप्टर को आप नहीं करोगे। जब जहाँ जहाँ आपको फिजिक्स पढ़नी है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूज होना है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, यही आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे अपन ई से डिनोट करते हैं, और ई बराबर होता है F/Q0। क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q0। मैंने आपको पहले से ही बताया है कि यदि किसी चीज़ का आपको फॉर्मूला डायग्राम बनाना है तो उसके लिए एक डायग्राम या एक सूत्र तो आपको दिया होगा। यदि आपने सूत्र पढ़ लिया तो आपकी पूरी परिभाषा याद हो गई। आई बात समझे, यदि आपने सूत्र पढ़ लिया तो आपको पूरी परिभाषा याद हो गई। यदि आपने चित्र को समझ लिया तब भी आपकी पूरी परिभाषा याद हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जे कि ई बराबर होता है F/Q। और ये कैसी होती है, एक सदिश राशि होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। अब सदिश क्यों होगी, इसकी दिशा कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी दिशा कौन बताता है कि ये कितने बल को लग रहा है। बल क्या होता है, इसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे अपन सदिश राशि कहते हैं। आई बात समझ में इतना। ठीक है, आज सभी को इतना समझ में आया। तो आगे से थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इस पर कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र कैसे नियमित करेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा भी मैं बताऊंगा, आप कहीं जाए ना। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आप सभी ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम। इससे मैंने पहले लेक्चर में डाला था कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम में हमने F समानुपाती पढ़ा था 1/4πε0 और Q1 × Q2। मैं इसमें ले रहा हूँ Q × Q0/R²। ये चीज़ें अपने पढ़ी थी, उसमें अपने Q1 × Q2 लिया था, इसमें मैंने लिया है Q × Q0। ठीक है, यदि मैं इस F के मान को यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या आएगा, इस F के मान को मैं यहाँ पे ले जाके पुट कर दूँ तो क्या आएगा आपको, E बराबर क्या आएगा F की जगह पे 1/4πε0 Q × Q0/R²/Q0 जाएगा। और सिंपली Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका E बराबर क्या बचेगा 1/4πε0 Q/R²। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, जिसे कहेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अब इस पर जो चीज़ ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ई इस प्रकार से आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को सिंपली निकाल लेना है। तो उसके लिए आपको जो चीज़ को पढ़ना है वो है कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम मैंने लेक्चर 2 में डाला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्रीय में, तो आप जाइए उसे देख लीजिए। ठीक है, इसमें लेक्चर 3 होने वाला है और इसे भी अपन अच्छी निरंतर स्थिति तक करेंगे। ठीक है, तो ई बराबर क्या है 1/4πε0 Q1 × Q2/R² Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो जी हमारा प्राप्त हो गया जी ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछ लिया जाए तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो सिंपली ई बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, ई बराबर होता है F/Q0। ठीक है, तो यदि एक बात समझो, यदि मान लो ये विद्युत क्षेत्र है तो इस विद्युत क्षेत्र में मैं एकांक रख दूं कोई आवेश परीक्षण, एकांक का मतलब होता है 1। ठीक है, तो एकांक मैंने परीक्षण धनावेश रख दिया इस विद्युत क्षेत्र में, तो इसे लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। उस किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उसी को बल को क्या कहेंगे, करने में कोई ना कोई बल तो लगेगा इसे, और उस बल को कहेंगे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई बात समझे क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या विद्युत क्षेत्र में, ये क्या एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को, देखो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, क्या लगेगा, बल लगेगा, और उस बल को ही क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो आप इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना है ना, वास्तव में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बल ही है, यानी कि ई बराबर एफ, वास्तव में विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता क्या है, एक बल ही है, बट कौन सी है, जो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगे, जो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगे। ठीक है, और जो हर जगह पर लग जाए वो बल नहीं होगा, वो बल कहलाएगा। जो ओनली एकांक परीक्षण धनावेश पर लगे उसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो आवेश होता है वो कैसा होता है, एकांक होता है। इस प्रकार से यदि मैं इसके आवेश को एकांक मान लूँ, 1, तो ई बराबर क्या आ जाएगा अपना, ई बराबर आ जाएगा एफ। ठीक है, ई बराबर क्या आ जाएगा, ए एफ आ जाएगा, और इसी को अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से भी आप इसकी परिभाषा को याद कर सकते हो। क्या करना है, ठीक है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है वो इसके बल पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आता है इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है, यदि इसका मात्रक पूछ लिया जाए तो इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, इसका एसआई पद्धति में मात्रक होगा, एसआई पद्धति में। ठीक है, तो एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। N/C में समझ लेना। ठीक है, N को न्यूटन बोलते हैं, C को कूलम बोलते हैं। ठीक है, यदि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ लिया जाए, सीजीएस पद्धति में तो क्या होगा, न्यूटन को क्या बोलेंगे अपन, डायन, और कूलम को बोलेंगे स्थित कूलम। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, डायन प्रति स्थित कूलम। कब, सीजीएस पद्धति में, जो होता है आपका एसआई पद्धति में। ठीक है, इसका गणितीय मान रखना चाहें तो इसका जो गणितीय मान होता है वो क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 और Q, सॉरी ये नहीं रखना है आपको, इसका मान रखना है। इसका जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ और Q × R², इस प्रकार से। और मैंने आपको पहले से ही बताया है, इन मानों को आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, ये एक नियतांक है, और इस नियतांक की जगह पर अपन इन मानों को रख रहे थे। कूलम के नियम में मैंने बताया था, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसका यूज हर जगह पे होने वाला है। ठीक है, एक विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का यूज हर जगह पे होने वाला है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया तो थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसके ऊपर फिर इसे रब करते हैं। एक बात बताओ, ठीक है, यदि बल F बराबर कूलम के नियम से अपने पढ़ा था, क्या होता है 1/4πε0 और Q × Q0/R², जो होता है। आई बात समझे, मैं क्या कह रहा था, एकांक परीक्षण धनावेश पर, तो यदि इसका आवेश को मैं एकांक मान लूँ, यदि Q0 बराबर क्या मान लूँ, 1 मान लूँ, यदि Q0 बराबर में 1 मानूँ तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि इसकी जगह पे 1 आएगा तो क्या आएगा अपने पास 1/4πε0 Q/R²। क्यों आएगा, क्योंकि इस आवेश को क्या मान लिया अपन ने, एकांक मान लिया, ये कि 1 मान लिया। ठीक है, यदि इस आवेश को अपन 1 मान लेंगे, एकांक मान लेंगे, तो जाएगा, और इसी को फिर क्या कहेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई। ठीक है, ई कहेंगे इसे। ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा क्या,
एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको इसको बार बार इसलिए ध्यान दिला रहा हूँ क्योंकि यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये नहीं किया तो आप इसके आगे के क्वेश्चनों को नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये मोस्ट है तो आप इसे अच्छे से कर लें, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से भी मोस्ट है और आगे की जो पूरे क्वेश्चन है वो इसी पे बेस है, ठीक है। ये उनका बेसिक है तो आप ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं करने वाले, अच्छे से नहीं करोगे और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम करेंगी इन क्वेश्चनों को करने में, ठीक है। तो वास्तव में ध्यान रखना, वास्तव में बल क्या है? विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता है। जो एकांक परीक्षण धनावेश पर लगता है उसे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता कहते हैं और जो हर जगह लगता है उसे अपन बल कहते हैं। भाई बात समझे? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इसे रब करता हूँ और अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसमें आपने क्वेश्चन कवर कर लिए विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता के लिए सूत्र निर्मित करना, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसमें वो है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। वो आपको सब पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है ना। बस तो आप तो अच्छे से पढ़ें, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप तो बस अच्छे से पढ़ाई करें, अपनी स्टडी करें, ठीक। आप तो बस अपने से अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो अगला क्वेश्चन हो गया अपना क्या होगा, क्या बताया था मैंने? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, पहले विद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण को। तो पहले विद्युत द्विध्रुव जान लो कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? मान लेते हैं एक रेखा है, इसमें दो बिंदु आवेश होते हैं, ठीक है। इस दो बिंदु आवेशों को जिस रेखा से मिलाया जाता है उस रेखा को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसका जो नाम दिया जाता है वो ए और बी दिया जाता है। तो ए भी क्या हो जाएगा? एक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ आवेश भी रहते हैं। इस प्रकार से मैंने मान लिया इसमें प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। आई बात समझे? तो ये क्या है? ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। जब इनके बीच में आवेश हो तो इनके बीच की कुछ ना कुछ दूरी भी होगी और उस दूरी को कहेंगे क्या? 2L। 2L भी कह सकते हो, 2A भी कह सकते हो, ठीक है। जो भी आपको नाम देना है वो दे सकते हो। काफ़ी बुकों में 2A दिया है और काफ़ी सारी बुकों में 2L दिया है। यदि आप इसमें 2L दोगे तो सेकंड जो चैप्टर आएगा उसमें आपको 2A के नाम से करना है। यदि 2A दोगे तो उसमें 2L के नाम से करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? देखो वैसे तो आपको सिंपली लिखना है क्या? माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, जिसके बीच की दूरी 2L है। इससे तो अपन माना करके एक्सप्लेन करते हैं जब चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, ठीक है। अच्छे से देखो, फोकस करो पढ़ाई पर। जो अपन पढ़ाई कर रहे हैं उसको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। यदि आपके पढ़ाई पर फोकस हट गया तो समझ लो बहुत कुछ दुर्घटना घट गई, ठीक है। तो यदि आपके साथ दुर्घटना घटी तो आपका जो रिजल्ट है बहुत कमज़ोर होने वाला है। यदि आपका रिजल्ट कमज़ोर हुआ तो आपके परिवार, आपका और आपके टीचर्स का, सभी का नाम उसमें डूब जाता है, ठीक है। साथों साथ आपकी कंट्री का भी नाम डूब जाएगा, ठीक है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। जहाँ कहीं भी NCERT पैटर्न है तो समझ लो आपको यहाँ से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, बट आपके जो सिलेबस में से हटा दिया गया है, आप उस चीज़ों को हटाकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। आप उस तरह हटा के अपनी तैयारी को क्या कर सकते हो? कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो आप सभी को द्विध्रुव की चर्चा कर रहे थे। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं? जब दो समान तथा विपरीत आवेश, जो दो आवेश समान भी हो सकते हैं तथा विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। जब समान तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए उससे अपन द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नहीं समझो भाई? अच्छे से समझो। देखो, ये जो आवेश होते हैं वो समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं और विपरीत भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो बीच की दूरी होती है, वो दूरी कैसी होनी चाहिए? बहुत कम। कैसी होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। सिंबल इसी को कहते हैं अपन क्या? विद्युत द्विध्रुव। क्या परिभाषा लिखोगे? जब समान तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं,
ठीक है, क्या कहेंगे, जब समान तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दिया जाता है उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव, अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव। देखो काफी सारे क्वेश्चनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस प्रकार से नहीं पढ़ा रहा, आप खाली कंपटीशन लेवल में लेके आए, ठीक है। आप बोर्ड्स में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भी आप जो एग्जाम देते हो आप, ठीक है, कंपटीशन का जो भी एग्जाम देते हो उसमें अगर फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। एक होता है क्या, ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव, ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव। अब अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं, ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कैसे कहते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष तरीका से ध्यान रखना, जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश का केंद्र के संपाती होता है। इसमें कैसा होगा, संपाती होगा, संपाती होता है। इसमें क्या होगा, संपाती, समापाती लिख दिया यार, ठीक है, संपाती लिखना है, ठीक है। संपाती, संपाती होता है, इसमें क्या लिखोगे, संपाती नहीं होता है। तो सिंपली इसकी परिभाषा के लिए क्या लिखोगे, जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती होता है, अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती नहीं होता है उसे अपन ध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो सिंपली इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं, जिसके कहते हैं अपन द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव क्लियर है आप सभी को। क्या करना है इसके में, जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती होता है उसे अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जिसमें धनावेश का केंद्र ऋणावेश के केंद्र के संपाती नहीं होता है उसे अपन अध्रुवीय विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारी जगह यूज होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी काफ़ी जगह यूज होगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। जिससे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण अच्छे से समझो, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इससे समझ लो, अगर ये नहीं आया तो आप इससे काफ़ी सारे क्वेश्चनों को छोड़ के आओगे द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को अपन पी से प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पी से। और पी बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना, ठीक है। Q है वो एक आवेश है, चाहे तो जे वाला आवेश ले लो चाहे जे वाला आवेश ले लो, और 2L है वो इनके बीच की क्या है, दूरी है, ठीक है। Q का है एक आवेश है, एक आवेश, ठीक है। और ये क्या है, आवेश के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली आप इसकी परिभाषा क्या बनाओगे, यदि आपको द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पूछ लिया तो क्या बनाओगे, ठीक है। क्या, एक आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक आवेश तथा आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में, अच्छे से समझो क्योंकि इसे अपन एग्जाम में काफ़ी बार लिखेंगे और इसे फिजिक्स में काफ़ी जगह यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसे यूज आप 1-2 चैप्टर में नहीं 8-10 चैप्टरों में भी करोगे, ठीक है, क्योंकि टोटल फिजिक्स में 15 चैप्टर है तो इसका यूज बहुत जगह होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इससे भी एक तरीके से विशेष तरीका से ध्यान रखना, ये भी कैसी है, एक सदिश राशि है, ठीक है। ये भी कैसी एक सदिश राशि है। इससे भी चीज़ को आप विशेष तरीका से ध्यान रखना, ठीक है। ये कैसी एक सदिश राशि है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम इंटू मीटर। क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसलिए कूलाम इंटू मीटर होता है। और जो होता है आपका एसआई पद्धति में, यदि सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वो होगा स्थित कूलाम, ठीक है, समझोगे, स्थित कूलाम तथा क्या होगा, सेंटीमीटर, ठीक है। स्थित कूलाम बट्टे सेंटीमीटर, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया है,
बट इसे हिंदी में लिखना है आपको इस तरह कूलम बट्टे सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आप सभी के क्लियर होते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वो है हमारा अच्छी स्थिति। तो उस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिमाग लगा कर समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। सही है ना? तो इसे मैं रब कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना। ठीक है, जिसे कहते हैं अपन अच्छी स्थिति। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा है? अच्छी स्थिति है। तो अभी मैं आपसे फिर से यही कहना चाहूँगा, आप सभी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपको वीडियो को शेयर करने के चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, आपसे लाइव क्लास का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बताओ आप सभी वीडियो को शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को क्या करें? शेयर करें। ठीक है, हाँ, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी अच्छी स्थिति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब हम इसमें पढ़ेंगे हम अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति अच्छे से समझना। अच्छी स्थिति को क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट बहुत प्यार से करेंगे, मन लगा के करेंगे। समझ लो, आपको यह क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट करा के भेजेंगे। ठीक है, यहीं से इस क्वेश्चन को हम आपके को कंप्लीट कराएंगे। तो बस आप अच्छे से देखना है, फोकस करना है आपको वीडियो पर। ठीक है, साथ ही साथ इस लेक्चर को होने के बाद इसे रोक लेना, उसके बाद इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लेना, एक बार आप बिना देखे इसे कर लेना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा, कहीं पर भी इसे फिर कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, इस इतना काम कर लेना। ठीक है, तो अब अच्छी स्थिति पर चर्चा करी जाती है कि अच्छी स्थिति किस प्रकार से बनती है। ठीक है, अब अच्छी स्थिति कैसी होती है या किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा, इस बात को विशेष तरीक़ा से ध्यान से सुनो। पहले क्या देगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छी स्थिति किसे कहते हैं तथा अच्छी स्थिति के लिए गणितीय व्यंजन को सिद्ध कीजिए। ठीक है, पहले तो ये बताना कि अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, फिर अच्छी स्थिति के लिए गणितीय व्यंजन को सिद्ध कीजिए। या सिंपली जिस प्रकार से पूछा जाएगा कि अच्छी स्थिति के लिए गणितीय व्यंजन को सिद्ध कीजिए। अच्छी स्थिति आपको बहुत कम पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में नहीं पूछा जाए, कोई एक आध बार पूछा जाए, अपना फर्ज बनता है समझाना। ठीक है, तो हम तो आपको इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आपका एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए। ठीक है, तो आप समझो कि अच्छी स्थिति कैसे कहते हैं। लाल टेढ़ी बनेगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद ध्यान से रखना। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो बिंदु आवेश होते हैं। ये दो मान लिए मैंने क्या बिंदु आवेश, इस प्रकार से। तो जब दो बिंदु आवेश होंगे तो इनके नाम भी होंगे। तो इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया। सही बात समझ में? ए का नाम ए और ए का नाम बी। तो ए भी एक विद्युत द्वंद्व हो जाएगा। देखो, एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसमें एक चित्र दिया होता है। ठीक है, हर एक बड़े क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, और उस डायग्राम को अगर आपने अच्छे से कमेंट कर ली तो समझ लो उसकी जो डेरिवेशन है आपने आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी जो, ठीक है, इसकी क्या है, जो कमान होती है उसे अच्छे से करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक विद्युत द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस विद्युत द्वंद्व को मानो इसके मध्य बिंदु यानी एक्सिस अक्ष पर एक बिंदु हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। तो देखो, इस दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को यदि अपन आगे बढ़ाएं, क्या दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा को यदि आगे बढ़ाया जाए तो उस आगे बढ़ाई गई अक्ष को उसका एक्सियल पॉइंट यानी कि अच्छी स्थिति कहते हैं। इस जो रेखा आगे बढ़ाई जा रही है इसी को अपन कहते हैं अच्छी स्थिति। आई बात समझ में? तो अब आप सभी को क्लियर होगी कि अच्छी स्थिति किसे कहते हैं। ठीक है, क्या दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा की बढ़ाए गए अक्ष को अच्छी स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदु आवेशों को बढ़ाए गए अक्ष को अच्छी स्थिति कहते हैं। दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा को बढ़ाए गए अक्ष को अच्छी स्थिति कहते हैं। सिंपली अगर पूछ लिया जाए आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो ये इस अक्ष से बढ़ा रहे हैं, तो जहाँ से बिंदु की एक दूरी में होगी क्या? आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली मैंने आर, और इस पर जो बिंदु दे दिया पी। पी क्या होगा? परिणामी तीव्रता होगी। ठीक है, पी क्या परिणामी है? तो क्या है? ए भी एक विद्युत द्वंद्व है। ठीक है, जब विद्युत द्वंद्व होगा तो इन पर कुछ ना कुछ आवेश भी होगा। इस प्रकार से इस पर जो आवेश है वो प्लस क्यू है, इस पर जो आवेश है वो माइनस क्यू है। आई बात समझे? तो ए भी एक विद्युत द्वंद्व है। अच्छे से समझो क्या है? ए भी एक विद्युत द्वंद्व है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य में, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर हमें क्या चुंबकीय अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है,
क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणना कीजिए। आई बात समझे, ठीक है। तो अच्छे से समझो इस प्रकार से, और इस पर जो आवेश रखा होगा, मानो जो क्या है प्लस क्यू है, तो इस प्रकार से जो आवेश रखा होगा, इस पर कौन सा आवेश रखा होगा, प्लस क्यू आवेश रखा होगा, ठीक है। और प्लस क्यू आवेश रखे होने के कारण जो माइनस क्यू है वो माइनस क्यू प्लस क्यू के क्या करोगा, अपनी ओर आकर्षण करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो निशान होगा इस प्रकार से लग जाएगा आकर्षण की तरफ, ठीक है। इसलिए अपन इसे कहेंगे ई माइनस क्यू, ठीक है। आकर्षण कर रहा है अपनी ओर, तो मैंने माइनस इसलिए चिन्ह लगाया है क्योंकि ये इससे क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षण कर रहा है, ठीक है। और इस साइड जे प्लस वाला है और जे भी प्लस वाला है, और प्लस प्लस क्या करता है, दोनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका जो निशान लगेगा वो इस साइड लगेगा न्यू, ठीक है। और इसका जो नाम देंगे वो देंगे अपन ई प्लस क्यू, क्या देंगे इसका नाम, ई प्लस क्यू नाम देंगे, ठीक है। तो क्या है, देखो माइनस क्यू क्या करेगा, इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इसे ई माइनस क्यू, और प्लस क्यू क्या करेगा, इसे अपने से प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इसे ई प्लस क्यू नाम देंगे। आई बात समझ में, इतना आप सभी को क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ी सी चर्चा की जाए। देखो चर्चा ये करनी है कि ये क्या है, एक विद्युत दो ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, तथा इनके बीच की दूरी 2l होती है। तो इनकी जो बीच की दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2l है। आइए बात समझें, इनकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो ये भी l होगी और ये भी l होगी, क्योंकि मध्य बिंदु करता है दो भागों में विभाजित, बराबर भागों में। ये चीज़ें आपने छोटे क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है। यदि नहीं पढ़ी है तो आप जाइए बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स देखिए, उसकी सारी की सारी वीडियो में आपको सभी कुछ बताया गया है, ठीक है। तो ये 2l है, तो मध्य बिंदु क्या करेगा, इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा, तो ये भी l हो जाएगी और ये भी l हो जाएगा। आई बात समझे। तो यदि मैं अब आपसे ये पूछूं, ठीक है, अब मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा, अच्छे से देखना। देखो बी बिंदु ये है और पी बिंदु ये है, तो बी से पी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी। देखो मैं नीचे इसलिए बनाया, चाहो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर भी आप बना सकते हो उसे, ठीक है। मैं यहाँ पर नहीं बनाना, मैं नीचे बना रहा हूँ। तो मैंने मुझे पूछना है कि बी से पी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी। अब इसकी दूरी को अच्छे से ध्यान से रखना। देखो ये पूरी दूरी क्या है, आर है, और यदि ये दूरी आर है और ये दूरी क्या अपनी एल है, यदि मैं आर में से एल को माइनस कर दूँ तो ये दूरी पता पड़ जाएगा या नहीं पड़ेगा। देखो इसमें से यदि मैं इसमें इतनी हटा दूँ, यानी कि एल वाली को हटा दूँ, तो इसकी जो दूरी आएगी वो आएगी आर माइनस के एल। क्या आएगी, आर माइनस के एल। देखो इस वाली दूरी ये क्या है, आर है, और ये क्या हमने यहाँ से एल है, तो ये आर में से मैंने एल को हटा दिया तो इतना बचेगा, और इतने को अपने निकालना है कि बी से पी तक की दूरी क्या होगी, आर माइनस के एल होगी, ठीक है। अब मैं पूछूं आपको कि ए से पी तक की दूरी क्या होगी। देखो ए से पी तक की दूरी, तो देखो यहाँ तक की दूरी क्या है, एल क्या है, आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एल है। तो आर में यदि मैं एल को प्लस कर दूँ तो पूरी दूरी निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो क्या आएगा, इसकी दूरी क्या आएगी, आर प्लस के एल, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो डायग्राम होता है, आपको डायग्राम पर अच्छी तरीक़े से कमांड करनी है, ठीक है। मैं चाहता तो इसे तुरंत बना देता, बट आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया तो समझ लो आपको सवाल भी अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से अच्छी स्थिति क्या थी, बिंदु दो ध्रुव को या दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बढ़ाए गए अक्ष को अच्छी स्थिति कहते हैं। ये यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है, चित्र के नीचे माना करके एक्सप्लेन करना है, माना की। अब क्या एक्सप्लेन करोगे इसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। लिखने वाला नहीं हूँ, समझो ध्यान से। माना ए भी एक विद्युत दो ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या जिस पर हमें अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि आप इसमें अच्छी शब्द लगा दोगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप अच्छी स्थिति के लिए इसे लिख रहे हो, तो अच्छी शब्द जरूर लगा देना, ठीक है। क्या लिखना है, माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए गणना करनी है, ठीक है। अब हम बारी बारी से चलते हैं, पहले माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, ठीक है। तो बारी बारी से चलेंगे। तो फर्स्ट पे लिखा लेता हूँ माइनस क्यू, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ठीक है। विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ई बराबर प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं ई से, और ई बराबर होगा क्या 1/4πε0, 1/4πε0 नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ई बराबर क्या था 1/4πε0, अभी पढ़ा था Q/r², याद हो तो अभी पढ़ा था Q/r²। अब Q क्या है आवेश है, ठीक है, Q का है आवेश है, और R क्या है इनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता होगा E बराबर 1/4πε0 Q/r। R क्या था इनके बीच की दूरी थी, और अपन कई के कारण ले रहे हैं -Q, -Q ये है तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी J, P से B की ओर, PB। साथ में दिशा भी लगानी है, देखो इसकी जो दिशा वो A है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे PB दिशा में, ठीक है, और इसमें बर्ग लगाए तो बर्ग लगा देते हैं। आई बात समझ में इतना, ठीक है। इसके बाद इसका मैं मान रखता हूँ तो E बराबर आपका आएगा क्या 1/4πε0 और Q/PB। तो PB का मान क्या है, PB का मान क्या है, PB का मान है R- के L, और वर्ग लगाते हो इस पर वर्ग लगा देते हैं, ठीक है, सिंपली वर्ग लगाए तो वर्ग लगा देते, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई बात समझ में, इससे क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो देखो E बराबर 1/4πε0 Q की Q और R क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी -Q के कारण निकाल रहे हैं परिणामी तीव्रता से, तो -Q ये -Q कौन सा है बिंदु रखा है B, तो B से P तक की दूरी हो जाएगी BP, और जिसकी दिशा है वो इस साइड के लिए है, तो PB दिशा में लिख दोगे, ठीक है। सिंपली PB दिशा का जो मान है वो क्या है R- के L, तो R- L का स्क्वायर लिख दिया जी। -Q का आवेश के कारण हो गया, अब निकालते हैं +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बराबर होगी क्या 1/4πε0 और Q/, देखो अब +Q के कारण निकाल रहे हैं P, तो जहां से जहां तक की दूरी होगी तो क्या होगी A से P की ओर, तो देखो इसकी जो दिशा है वो इस साइड जा रही है, तो जो हो जाएगी AP स्क्वायर, इसकी दिशा लग जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पे लिख देना AP दिशा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। E बराबर 1/4πε0 और Q/AP का मान क्या है, इस AP का यहाँ से यहाँ तक का मान, इसकी दूरी क्या है R+ के L का होल स्क्वायर, इससे मान लोगे आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई बात समझे, अब मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया। तो अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि अब इसका लिखाना क्या, आपको परिणामी तीव्रता, क्या लिखाना था परिणामी तीव्रता। तो इसके बाद लगाओगे आप परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता को E से प्रदर्शित करेंगे, और E बराबर क्या होगा, इस चीज को भी इस तरीका से ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दो चीज़ों में से बता रहा हूँ मैं आपको, परिणामी तीव्रता यानी कि बड़े में से छोटे को घटाना। अब बड़ा कौन सा है इसमें, अब ये वाला बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो आपको दोनों हिसाब से बता रहा हूँ। देखो मैथ के हिसाब से क्या कहते हैं, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, ठीक है। तो यदि मान के चलो R- के L है, R का मान 5 है और L का मान 3 है, तो 2 बचेगा, तो इसका हर 2 आ रहा है। यदि इसमें माना इसका मान भी 5, इसका मान भी 3, तो इसमें 8 आ रहा है। तो इसमें हर छोटा है, इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी, और इससे भिन्न को कैसा कहेंगे अपन, बड़ा कहेंगे, छोटा कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे अपन, R- Q में से क्या करेंगे +Q को अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा और लगा दो इसमें, देखो मैं थोड़ा सा इसलिए आपको ये -Q को लगा लो, जिससे अपन पता चल जाएगा कि इसमें -Q के कारण लिखा रहे हैं, ठीक है। E-Q, और इसमें +Q के कारण लिखा रहे हैं, तो E+Q लिख दो, जिससे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि हम E-Q कौन सा है और E+Q कौन सा है, ठीक है। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, इसमें यदि माइनस लगाए तो ये हर क्या होगा, छोटा होगा, इसका हर प्लस लगाए तो इसका हर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो ये वाली भिन्न होगी वो बड़ी होगी इसकी तुलना में, ठीक है। हमेशा इसमें से इसे घटाएंगे। दूसरी बात देखो, ये R- के L है, तो इसे घूमने में या भगने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुरंत ये घूम जाएगा। बट ये R+ के L है, तो इसे घूमने के लिए बहुत अधिक समय लगेगा। यानी मान के चलो इस प्रकार से कोई चक्कर है, यदि इसमें से काट के मैंने छोटा बना दिया जी R- के L, तो इसे घूमने के में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत घूम जाएगा, और इसे घूमने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है क्या, कि जिसका भिन्न में हर
छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, सॉरी छोटी होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। चूंकि करके आपको यहाँ से बता देना है क्या कि ई माइनस क्यू बड़ी है ई प्लस क्यू से, ठीक है। तो ई रख देता हूँ, और ई का मान अपन यहाँ से पुट करोगे तो क्या आएगा, ई माइनस क्यू का मान क्या है जरा, ई 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस इसका मान पुट कर देते हैं क्या है, 1/4πε0 और क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज को विशेष तरीका से ध्यान दो, 1/4πε0 1/4πε0 और क्यू, इसमें क्या है, ये चीज़ कॉमन है तो इसे कॉमन निकाल देता हूँ, तो बाद में बचेगा क्या अपने पास 1/4πε0 क्यू, और क्या आएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली इसका एलसीएम लेके कैंची गुणा कर देना है, तो कैंची गुणा क्या आएगा इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली ये आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के इससे करोगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिंपली अब आगे करोगे इसे सॉल्व, ठीक है। तो ई बराबर 1/4πε0 क्यू, ठीक है। देखो आर प्लस ए यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, क्या होता है 4ab। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, पूरी की जगह पे 4 ए क्या है आर और बी क्या है एल, तो 4r और एल अपॉन क्या लिख दोगे 4rl, ठीक है, अपॉन ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। देखो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसी के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो मैंने 6 वीडियो डाली हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स करके आपको टूल्स मिल जाएंगे, उन वीडियो को आप सभी को देख लें इस लेक्चर के बाद। यदि आप उन वीडियो को देख लेते हो तो यह क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ठीक है। कितने से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, तो इसे क्या करोगे आप, ठीक है, इसे लिखोगे ई बराबर 1/4πε0 क्यू, ठीक है, 4πrl, क्या लिखा है 4πrl। अब इसे मैं इस प्रकार से लिख दूँ 2r × 2l लिख सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, क्या 2l × 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, देखो 1/4πε0 को ε0 क्यू की क्यू और 2rl को मैंने क्या लिख दिया 2l और 2r लिख दिया, 2 दूनी 4 और rl की rl मैंने तोड़ के लिख दिया है। तोड़ के लिखने का भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था दो द्रव आगुण, जैसे अपन P से प्रदर्शित कर रहे थे और P बराबर था Q × 2l, क्या था Q × 2l, तो E बराबर 1/4πε0 और Q × 2l की जगह पर अपन क्या रख सकता हूँ मैं, Q × 2l की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ P रख सकता हूँ यहाँ से, तो आपको आएगा क्या P 2r, 2 मैंने पहले लगा दिया 2pr अपॉन आएगा r स्क्वायर माइनस के l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसका फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। यदि इसमें एक कंडीशन लगा दी जाए, क्या यदि इसमें एक कंडीशन लगा दी जाए, यदि l का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए r की तुलना में, क्या क्यों होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था इसका जो मान होता है, इसकी जो दूरी होती है दो द्रवागुण में, दो द्रव में मैंने आपको बताया था दो बिंदु आवेशों के बीच का जब समान तथा विपरीत आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए, और कूलाम के नियम में भी आपको बताया था इनके बीच की दूरी होती है वो ना तो ज़्यादा अधिक होती है ना ही ज़्यादा कम होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। तो इसलिए जो एल का मान है वो नगण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा नगण्य, ठीक है। एल का मान क्या हो जाएगा नगण्य, यानी कि 0 हो जाएगा। यदि इसमें से इस एल को मैं 0 कर दूं, यदि मैं एल को 0 कर दूं तो क्या आएगा आपके पास ई बराबर
1/4πε0 2pr अपॉन r की पावर 2 और 2j, तो r की पावर हो जाएगी 4 और एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और 2p अपॉन r की पावर 3। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, आपका अच्छी स्थिति हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर अच्छी स्थिति। ठीक है, QUD। ठीक है, ये आपका अच्छी तरीका से क्लियर होता है। इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम। देखो आपको इस क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं जोड़नी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको हर बार मिलता है 5 नंबर में। ठीक है, तो ये मोस्ट भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना यदि जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ जाए वो। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो हमारा निरक्षीय स्थिति, और उसमें आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, हाँ, तो सिंपली आपको क्या करना था, इस डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें 2 बिंदु होंगे। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर माना करके एक्सप्लेन कर देना है, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। फिर आपको +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। फिर इसका परिणामी तीव्रता में इसका मान रख देना है, E बराबर -q - के +q। इनका जो मान रखोगे ये रखोगे, इसमें से इसे बाहर ले लोगे कॉमन। इसके बाद ये अंदर बचेगा कि सिंपल क्या करोगे, इसका एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये आपको यहाँ पर पुट कर देना है, इसके मान को अलग कर देना है, और इसकी जगह पे आपको p रख देना है यहाँ पर। ठीक है, और L² का मान का नगण्य हो जाएगा, जिसके कारण R² बचेगा 4, R से R कैंसिल कर देना है। इस प्रकार से आपको ये निरक्षीय स्थिति कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको पहले से बताया था, अब भी मैं यही बता रहा हूँ, कितना भी बड़ा डेरिवेशन हो उसके लिए आपको एक चित्र दिया होगा। यदि आपका चित्र क्लियर है तो आपका ये डेरिवेशन भी क्लियर है। ठीक है, तो अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति की तरफ, और इसके बाद इस लेक्चर को करेंगे खत्म। ठीक है, मैं फिर से आपसे यही कहने वाला हूँ कि जो निरक्षीय स्थिति अच्छी स्थिति हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो अच्छी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आने चाहिए। ठीक है, यदि आपने इन क्वेश्चनों को छोड़ दिया तो समझ लो बहुत कुछ छोड़ने वाले हो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। यदि आपने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डाली है वो नहीं देखी है, तो आप आज ही जाके उन वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसमें 6 वीडियो मैंने डाली है आपको लेक्चर। ठीक है, 6 लेक्चर मिलूंगा आपको उसमें बेसिक मैथमेटिक्स टूल करके। उसमें मैंने बीजगणित, अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है, इस प्रकार से कलन, अवकलन, समाकलन के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, और अच्छे से उन वीडियो को आपको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बट इसके बाद जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो हमारी निरक्षीय स्थिति। क्या पढ़ेंगे इसमें अब हम, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति को पढ़ने से पहले एक बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना, क्या अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाइए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, जिससे जो भी गरीब छात्र होता है, जिससे बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, उससे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और उसकी जो PDF की जो फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ में उसका जो पासवर्ड है वो आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई बात समझ में? तो अब चलते हैं निरक्षीय स्थिति की तरफ। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, 2 बिंदु आवेश होते हैं। जो AB क्या होता है, ठीक है, AB एक विद्युत द्रव्य है जो +q और -q आवेश से मिलकर बने होते हैं। इसके मध्य बिंदु O से इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, और मध्य बिंदु O से ये क्या होगा, मध्य बिंदु O होगा, और जिसके बीच की दूरी L है, तो ये भी क्या होंगे, दोनों L होंगे। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर, ठीक है, ये क्या R दूरी पर, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, अर्धलंबक डाला जाता है इस पर। ठीक है, अर्धलंबक जो डाला जाता है उसी को कहते हैं अपन निरक्षीय स्थिति। यदि क्वेश्चन पूछ लिया है कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे, 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से डाले गए अर्धलंब को, ठीक है, उसकी निरक्षीय स्थिति कहते हैं। आइए समझिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या होंगे, P, तो ये बिंदु P हो जाएगा। तो +q और +q क्या करेगा, अपनी ओर, ठीक है, से अपनी ओर प्रतिकर्षित करेगा, और -q क्या करेगा, इसे अपनी ओर आकर्षण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसके निशान लगेंगे, ध्यान हो। तो जिसमें मान लेते कि आप +q आवेश रखा है, मान लेते प्लस धनावेश है, तो ये क्या करेगा, प्लस से प्रतिकर्षित करेगा, और माइनस क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षण करेगा, इसलिए ये हो जाएगा E - q, और ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये हो जाएगा आपका E
प्लस क्यू। आई बात समझ में इतना? इतने बात को अच्छे से ध्यान रखना। इसकी भी जो दूरी आर है, इसकी दूरी एल है, ठीक है। ये आर है और ये एल है, तो इसकी जो कड़ निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय से पढ़ा होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। और कड़ का वर्ग लिखा रहोगे तो कड़ बराबर होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर होता है कड़ स्क्वायर, और वर्ग से क्या लग जाएगा इस पर अंडूड, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या आएगा? कड़ का मान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली आपको इस क्षेत्र को बना लेना है और अच्छी स्थिति में से मान करके एक्सप्लेन कर देना है। क्या करना था? दो बिंदु आवेशों के बीच, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O से अर्धलंबक डाली गई रेखा को, ठीक है, या बढ़ाई गई रेखा को अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति कहते हैं। इसके बाद इसे क्या करना है? आपको माना करके एक्सप्लेन करना है। माना के करके क्या करना है? इसे एक्सप्लेन करना है। माना के करके सेम किया था उसी करेंगे। क्या? माना ए भी एक विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना होता है। इसके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से या अर्धलंब बिंदु O से या मध्यक बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिसकी निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। उसमें अच्छी शब्द लगाना था, इसमें निरक्षी शब्द लगाना है, जिससे याद हो कि ये निरक्षी के लिए अपन इसे कर रहे हैं, ठीक है। इसे माना करके आपको एक्सप्लेन कर देना है। इसके बाद चलना है आपको माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, देखो माइनस क्यू के काट चले इसलिए माइनस क्यू 1/4πε0 और Q अपॉन, ठीक है, Q अपॉन क्या होता है? R स्क्वायर, Q अपॉन R स्क्वायर। इस बात को विशेष तरीका से ध्यान रखना है। अब इसमें R क्या होगा? माइनस क्यू ये वाला है, तो P से B की तरफ इसकी दिशा क्या होगी? PB, तो PB स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दोगे PB दिशा में, PB दिशा में। तो इसी को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना, इसी का नाम आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है, ठीक है। अब वो मैं यह भी बताऊंगा इसका मान रखने से पहले ही क्यों मैं इसका मान अपने दे रहे हैं, ठीक है। अब निकालोगे आप प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी होगी आपकी E बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन, ठीक है, प्लस क्यू ये है तो इसकी जैसा ये होगी A से P की तरफ, तो AP इसके लगा दो, इसके लगा देते हैं, ठीक है। तो AP स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपकी इस प्रकार से दिशा में, इसका निशान ये लग जाएगा। तो यहाँ पे इसे जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, और चाहो तो आप लिख सकते हो कि आपसे AP दिशा में, ठीक है। एक बात ध्यान में आई आपको। अब मैंने इसका इक्वेशन नंबर नाम फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर क्यों दिया है, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। अब आपको लिखाना है क्या? परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता E। तो परिणामी तीव्रता निकालने से पहले एक बात को विशेष तरीका से ध्यान रखो। देखो ये रेखा इसके बराबर होगी, क्यों क्योंकि ये अर्धलंब है, और ये आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताई है। देखो ये लंब खींचा जाए तो इसकी जालन की जो भुजा और इसकी लंब की जो भुजा होगी वो कैसी होगी? समान होगी, ठीक है। तो इसमें AP बराबर होगी, AP बराबर होगी कहीं के PB के, AP बराबर होगी PB के, ठीक है। एक बात को और तरीका से ध्यान रखना, जिसकी दिशाएं विपरीत हो तथा परिणाम बराबर हो। ये क्या है? इसका परिणाम, इसकी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है, ठीक है। ये इस दिशा को जा रहा है, ये इस दिशा को जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहे हो ना। जिसका परिणाम बराबर हो तथा दिशा विपरीत हो, ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है। तो इस बात को जिससे ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा? AP बराबर ये होगा, ठीक है, PB होगा, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होगा? AP बराबर होगा PB, ठीक है। तो जब AP बराबर PB है तो E बराबर क्या हो जाएगा? E क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से यहाँ से होगी इस साइड के लिए, ये क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, जिसे को अपन निकाल के लाना है E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, ध्यान से समझना, इस प्रकार से आपका ये निशान है, ये क्या होगा? इसका परिणामी तीव्रता होगी E, ठीक है, और ये क्या है? इसकी, ठीक है। देखो ये से मान लेता हूँ R,
ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये आर है। जी मैंने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में अच्छे से समझाई है। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो इस बार फिर से समझ लो। ये परिणामी तीव्रता क्या, जब इसकी दिशाएं विपरीत हो तथा परिणाम बराबर हो, यानी कि इसकी दिशा कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के, और इसका जो परिणाम हो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिसकी दिशा विपरीत हो, परिणाम बराबर हो, इसकी जो परिणामी तीव्रता निकलती है वो क्या निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगी फिर 2a cos θ/2। क्या निकलेगी 2a cos θ/2। तो a का मतलब ये है कि देखो परिणाम में तो बराबर, चाहे तो a लिख दो चाहे b लिख दो, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि e माइनस क्यू बराबर है कह के e प्लस क्यू के। क्यों, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर पी भी लिख दूँ तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका परिणाम कैसा हो जा, बराबर हो जा। तो वही तो कह रहा हूँ, जिसका परिणाम बराबर हो किंतु दिशाएं विपरीत हो, ठीक है, वहाँ पर परिणामी तीव्रता E बराबर निकालेंगे तो E बराबर 2 इंटू इसमें से कौन सा भी एक ले लो, कौन सा भी एक बिंदु। ठीक है, तो E माइनस क्यू ले लेता हूँ और कॉस, ठीक है, θ/2। अब एक बात ध्यान से समझो। ठीक है, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, और बाय कौन होता है थीटा का दुगना, तो ये दुगना होगा तो कौन सा होगा 2θ बनेगा। यहाँ पर कितना कौन बनेगा 2θ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2θ/2। देखो इस फॉर्मूले को आप विशेष तरीका से ध्यान रखना, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, यदि आपको इसमें ये फॉर्मूला याद है तो ये आपको अच्छी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इनके बीच का जो बनने वाला कौन था वो थीटा था, तो इसलिए अपन क्या लिखे थे, जिसमें परिणाम बराबर हो तथा दिशाएं विपरीत हो तो इसका जो परिणामी तीव्रता आएगा वो आएगा 2a cos θ/2। ठीक है, अब देखो इसका जो आंतरिक कोण होगा थीटा होगा, और थीटे का बाह्य कोण होता है वो होता है दुगना होता है। ठीक है, इसलिए इसमें आएगा 2θ/2। अब इससे मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। अब देखो इसे क्या कहेंगे, E बराबर 2 इंटू ई माइनस क्यू का मान मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। ये रखा है, क्या रखा है, E 1/4πε0 और Q अपॉन PV² इंटू कॉस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा ओनली थीटा। ठीक है, तो E बराबर आएगा आपके पास 2 इंटू 1/4πε0 और Q इंटू, अब देखो PV का मान आपको ये दिया है, क्या दिया है r² प्लस l²। अब इस वर्ग से ये अंडूड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वर्ग से अंडूड हट जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास r² प्लस l²। आई बात समझ में, इस वर्ग से अंडूड का क्या हो जाएगा, हट दिया जाएगा। यदि इसकी जगह पे मान रखोगे तो आएगा अंडूड के r² प्लस l² का वर्ग, और इस वर्ग से अंडूड हट जाएगा तो इसलिए सिंपल क्या बचेगा r² प्लस l² इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या इसमें कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या है इसमें l है, और कड़ क्या है अंडूड में r² प्लस l²। क्या है, l बराबर r² प्लस l²। तो सिंपली आपको कॉस का मान यहाँ पे पुट कर देना है, वो आपका l बराबर अंडूड में, अंडूड का मान होता है 1/2 पावर, तो डायरेक्ट पावर लगा दूंगा मैं r² प्लस l² की पावर 1/2। आई बात समझ में। ठीक है, ये क्या होता है, इसका मान होता है। तो सिंपली आपने ये पढ़ा होगा Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को अपन क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, E बराबर 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 और Q इंटू 2L को क्या लिख देंगे अपन, P लिखेंगे। ठीक है, और अपन क्या लिखा है r² प्लस l² की जो पावर लगी है वो कितनी लगेगी, इसकी पावर, इसकी पावर को ध्यान से समझो। देखो इसकी पावर कितनी है 1, यदि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो आपने पढ़ा होगा यदि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो सिंपली घातें जोड़ोगे कितना आएगा 2, 2 और 1 यानी कि 3/2, कितना आएगा 3/2। तो सिंपली इसकी जो पावर लग जाएगी वो कितनी लगेगी 3/2। ये हमारा आ जाएगा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। आई बात समझ में इतनी आपको। ठीक है, यदि नहीं आई तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। ठीक है, इतनी जगह में E बराबर आपको क्या आया है 1/4πε0, 1/4πε0। ठीक है, चूंकि करके यहाँ पर आप लिख देना क्या, चूंकि क्या P बराबर होता है Q इंटू 2L, क्या होता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, तो इस Q इंटू 2L की जगह पे आप क्या रख दोगे, P अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है, यदि मैं इसमें कंडीशन अप्लाई कर दूं, सेम कंडीशन अभी लगाई थी, क्या यदि एल स्क्वायर का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए, एल स्क्वायर का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए आर की तुलना में, ठीक है, तो इसमें से जो एल होगी वो कैसी हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। नगण्य मतलब 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एल कैसी हो जाएगी इसमें, नगण्य। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एल बराबर 0 रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, फिर आएगा आपके पास ई बराबर 1/4πε0 पी और 2πr। तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की पावर बचेगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगी, जिसे कहेंगे अपन निरक्षीय स्थिति। तो इसका जो मात्रक होगा वो भी जो होगा इसका क्यू लिख सकते हो, QUD। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से ये अच्छी निरक्षीय और दोनों पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मैं आपको साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जो अच्छी स्थिति होती है, जो अच्छी स्थिति होती है वो निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, दुगनी होती है। अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति की कैसी होती है, दुगनी होती है। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए या ओटी में पूछ लिया जाए कि अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति की ... होती है, तो सिंपली क्या रखोगे, दुगनी। क्योंकि उसका जो फॉर्मूला आपने ध्यान होगा तो इसकी जगह पे क्या लग के आ रहा था, 2 लग के आ रहा था, बस इतना फॉर्मूले में अंतर था। इस वजह से 2 का हट रहा है। तो सिंपली इसकी परिभाषा लिख सकते हो क्या, कि अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति की दुगनी होती है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से जो आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक चलते हैं। ठीक है, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जब तक मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपने बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डाली है वो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाइए और बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स करके जो वीडियो डाली है उन्हें जरूर देखें। ठीक है, यदि आप उन्हें देख लेते हो तो आप फिजिक्स पर बहुत अच्छी कमान करने वाले हो। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपसे पहले ही बोला था, आप क्लास से ही 80% तक कवर करके जाओगे। ठीक है, 20% आपका रह जाएगा, 80% क्लास से ही आप कवर करके जाओगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, अब इसे समाप्त कर दिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आप चाहते हो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आई बात समझे। तो देखो, यदि जो भी स्टूडेंट है जो वीडियो इस लेक्चर पर न्यू आए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जाके, क्योंकि हम आपसे फिर से यही कहेंगे कि इसी चैनल पर आपको कंप्लीट फिजिक्स मिलने वाली है। ठीक है, वो भी अलग अंदाज के साथ, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने के कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लेता है। यदि भविष्य में चले तो आपसे सब्सक्राइब और लाइक के भी पैसे लगना चालू हो जाए तो अच्छी बात है, अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट कर भी करें। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपको साथ में थोड़ा सा चले PDF डिस्क्रिप्शन की तरफ, तो PDF में थोड़ा सा लेक्चर में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ANIL PDF पासवर्ड हो जाएगा ANIL2। ठीक है, ANIL2 ANIL अनिल सर, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये 2 था। इस प्रकार से आपको फर्स्ट और सेकंड थर्ड में आपको इस प्रकार से नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है, फिर ये पासवर्ड ये है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, एक या 2 दिन में आप सभी को इसकी प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। ठीक है, PDF फाइल। तो आप सभी चैनल को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों के पास इस चैनल को शेयर करें, जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, हाँ, वीडियो को शेयर कर देना अधिक से अधिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।